नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और मैं आज आपको ले चल रहा हूं बंगाल, खासकर नंदीग्राम में, जहां मौजूद है मेरे मित्र धीरेन्द्र कुंडीर, जिन्होंने आज पहले दौर की बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का जमीनी मुआयना किया है। धीरेन्द्र के पास चलते हैं और समझते हैं कि इस वोटिंग के क्या मायने हैं। और देखिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज पर हाई वोटिंग हो रही है। 93, 91, 92 इस तरह जा रहा है, जो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के समय का सबसे बड़े रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर हम लोग बंगाल को देखते हैं तो बंगाल जो है अमूमन 80-82% का वोटिंग सेंटर रहा है, लेकिन ये 80-82% ज्यादातर उन वोटर्स के सारे तमाम उन लोगों के जो घोस्ट वोटर थे या जो घुसपैठियों के वोट बने हुए थे उनके सहारे, ये जो लोग जिंदा नहीं थे उनके सहारे ये रिपोर्ट होती रही। लेकिन एसआईआर के बाद पहली बार ये हो रहा है इस वक्त जो चुनाव है बंगाल का। और इस बंगाल में जो हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग है उसने राजेश सबके जो है, मुझे लगता है सारे पोलस्टर के दिमाग जो है खोल के रख दिए हैं। क्योंकि और तमाम पार्टियों को भी, भले ही बीजेपी इस समय अपने आप को बहुत आगे महसूस कर रही है क्योंकि वो साउथ बंगाल उसको लगता है कि उसका है, लेकिन शाम 5 बजे तक अगर हम देखें 89.93% मतदान हो चुका। मैं जिस समय बात कर रहा था उस समय 5 बजे की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये मतदान लगातार बढ़ रहा है, उसी समय तक रिकॉर्ड टूट चुका है। और ये मतदान कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये उन लोगों का है जिन लोगों ने वो मतदाता पर जो ये एसआईआर है इसकी परीक्षा पास की है। तो इसीलिए हमको ये कहना पड़ेगा कि इस मतदान ने बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने ला दी, पॉलिटिक्स की है। और मुझे लगता है कि जब मतपेटियां खुलेगी ईवीएम 4 तारीख को, तो उनसे जिन निकलेगा और कुछ नहीं। धीरेन्द्र, आप पिछले 2 हफ्ते से बंगाल में घूम रहे हैं और ये आपका दूसरा दौरा है बंगाल का। एक बंगाल में ऐसा कहा जाता था कि जिस तरीके से 2021 के चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आए थे एक भय का माहौल बना था, वो भय अभी भी कायम है वोटर्स के लेवल पर या वो तिरोहित हो चुका है? देखिए, बंगाल हमेशा से 1970s से देख लीजिए, 60s से देख लीजिए, चुनावी हिंसा का गढ़ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है राजेश की इस बार हो रहा हो। कभी आर.के. लक्ष्मण के कार्टून को अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ये दिखा रही है। उस कार्टून में वो खड़ा हुआ है एक मैन, और उसको कॉमन मैन जो दिखता है उनका कैरेक्टर, और उनके बराबर में इंदिरा गांधी के बराबर में जगजीवन राम है जो तत्कालीन रक्षा मंत्री, याद होगा आपको, हुआ करते थे। और उनके सामने जो है टैंकों की एक कतार दिख रही है, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी का कोट है जिसमें वो बोल रही है, मतलब उसमें आर.के. लक्ष्मण के कार्टून में कि नहीं नहीं, बाहर तो सब ठीक है, हम लोग इन सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए बंगाल भेज रहे हैं। तो टैंकों की बात उस वक्त से हो रही थी, अगर मैं ये कहूं। अब अगर हम लोग इसको देखें कि किस तरह से इसको राजेश ऐसे देखना चाहिए हमको कि ये जो पूरा चुनाव है वहां एक सिस्टम बन चुका था जो चुनाव जीतने के तरीके जानता है। पहले कांग्रेस ने 25 साल, लेफ्ट पलटा जब मतलब जनता उनके उससे आजी जा चुकी तो लेफ्ट 34 साल, और जब उससे जनता आजी जा चुकी तो फिर 15 साल तृणमूल। यानी एक जो चेंज है वो आपको दिखेगा कि लंबे समय तक सस्टेन होता है, क्योंकि जो सत्ता में आता है वही उस हथियार को सत्ता में बने रहने को और तीखा, तेज और निर्दयी करता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि वही कारण है कि हम ये देख रहे थे कि किस तरह से जो भय है वो निरंतर रहता है। यहाँ कभी भी लोगों से आप बात करेंगे, माइक लगाएंगे, वो आपसे बात नहीं करते हैं। बेन, आप इस वक्त नंदीग्राम में हैं, हमें ये बताइए कि वहां पे जो एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर हैं ये शुवेंदु अधिकारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या देखा आपने? आज दिन भर आप वहां पे घूमते रहे। देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि भवानीपुर वो जो नंदीग्राम है वो इसीलिए प्रतिष्ठा की सीट है टीएमसी के लिए, क्योंकि वो टीएमसी की अधिष्ठात्री, टीएमसी की जो उनकी जो कहा जा सकता है कि एक सुपर बॉस, या टीएमसी की जो जिसको उन्होंने निर्मित किया है उसकी जो निर्मात्री है वो श्रीमती जो अपनी ममता बनर्जी है, ममता दीदी, वो वहां चुनाव हारी थी और उस शुवेंदु से हारी थी जो कभी उनका कारकुन हुआ करता है। उसी नंदीग्राम में तेरा संग्राम मेरा संग्राम, नंदीग्राम नंदीग्राम ये नारे लगे थे।
और वहीं से लेफ्ट को सील करने की जो रणनीति है, जो जनता के अंदर की आकांक्षा है, वो प्रकट हुई थी उसी नंदीग्राम में जब उन्होंने दीदी का भाग्य सील किया। उस पिछले चुनाव में जबकि आंधी थी तब भी वहां से वो 1800 कुछ वोटों से हार गई, लगभग 2000 वोटों से। तो उसके बाद भी ये सीट प्रतिष्ठा की बनी रही, लेकिन शुभेंदु ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ममता दीदी यहाँ आएंगी, लेकिन उसने कहा कि वो डरती है मेरे से, वो नहीं आएंगी। और जब वो यहाँ नहीं आई तो शुभेंदु वहां से लड़ा और वो वहां भी पहुंच गए जहां भवानीपुर में, जहां ममता बनर्जी खुद से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी सीट है जिसको टीएमसी हर हालत में कब्जाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं था। लिहाजा उन्होंने एक पुराना फॉर्मूला जो शुभेंदु का अपनाया गया था वही उन्होंने अपनाया है, और वो ये था कि वो सीधे तौर पर इस पूरी लड़ाई में शुभेंदु ने जो किया है, इस पूरी लड़ाई में जो उसके सामने एक उसी के सहयोगी को लाकर खड़ा कर दिया टीएमसी की तरफ से, पवित्र कर, जो वहां बहुत पहचाना हुआ नाम नहीं, वहां जरूर जानते हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते। वहां वो सिर्फ ममता बनर्जी की वोटों पे लड़ रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जानता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई स्थानीय है, उनसे ज्यादा समय से रह रहा है, यहाँ का रहने वाला है, और वो तो कांति के हैं, और ये सब चीजें चल रही है। लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा कमजोर कैंडिडेट है, और टीएमसी ने जो है चलता हुआ एक कैंडिडेट दिया। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है वो अलग होगा, लेकिन वहां मुझे नहीं लगता कि वो शुभेंदु का कोई सामना करने की स्थिति में अभी दिख रहा है। शुभेंदु बहुत अच्छे से अपना चुनाव लड़ रहा है और वहां से जीत भी रहे हैं, अभी तक तो यही है। राजेश, आज के जो फेज में वोटिंग हुई वो उसमें वो जिले भी शामिल थे जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और खासतौर पर जो मुस्लिम बहुल जिले कहे जाते हैं, जहां पे एसआईआर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। वहां से क्या खबर आ रही है कि एसआईआर के बाद जिस तरीके से वहां पे वोट कटे, जिस एसआईआर को हम एक अननोन मान रहे थे, क्या अब आप ये समझाने की स्थिति में है कि वो एसआईआर जो है, जिस तरीके से वो वोट कटे, वो किसके फेवर में जा रहा है, बीजेपी या टीएमसी के? देखिए, एसआईआर में मोटा मोटी तो बीजेपी के फेवर में जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि उन सब कोई भी ये बात पर यकीन नहीं कर सकता है। मैं अगर ये कहूं आपको कि यहाँ कभी टीएमसी भी बीजेपी भी वोट डलवा सकती है, फर्जी वोट डाल सकती है। बीजेपी के किसी भी जिले में इतनी हिम्मत या हैसियत नहीं थी कि वो जो है कहीं कब्जे कर सके या मरे हुए लोगों के वोट डाल सके, फर्जी वोट डाल सके, छापा कर सके, ये सब करने की हैसियत नहीं थी। तो इन सब का इस्तेमाल टीएमसी किया करती थी। अब अगर वो नहीं कर पाएगी तो ये उसके खिलाफ जाएगा, और आप देखेंगे बहुसंख्यक जो माइनॉरिटी के नाम हटे जा रहे हैं, जो माइनॉरिटी पर ही चूंकि इसलिए देखा गया था क्योंकि घुसपैठिए माइनॉरिटी होंगे ज्यादा, क्योंकि जो मतवा है या राजवंशी है जो पहले आ चुके हैं, मतवा जो समुदाय के लोग जो वहां से परेशान होके आए थे और जो इस्लामिक कट्टरवाद के चलते पीड़ित होके यहाँ पहुंचे थे, उनको तो वैसे भी सीएए में नागरिकता मिलनी ही है। उनको तो पूरी तरह से बनते हैं उसमें, उनके इसीलिए कैंप भी खुल दिए गए हैं, सब चीजें की गई हैं। तो जो घुसपैठिए है उनका अगर नुकसान होता है तो ये सीधी सी बात है वो ममता बनर्जी का ही चोट उनको पहुंचती है, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए ये जो एसआईआर के बाद का चुनाव है, इसको कम से कम अभी तक तो पोस्टर यही मान रहे हैं कि ये बीजेपी के हक में है, और जितना ज्यादा वोट हो रहा है, कम से कम आप ये मानिए कि 63 लाख लोग तो वोट नहीं डाल सकते हैं। जो वोट नहीं डाल सकते हैं, जो मर चुके हैं, जो माइग्रेट हो चुके हैं, जिनके नाम अब परमानेंटली हटा दिए गए, बाकी 27 लाख में से सिर्फ 146 एजुकेशन ने ट्रिब्यूनल ने पास किए थे। तो वो सिर्फ 146 आप जोड़ लीजिए, तो ये कुल मिला के अगर हम लोग इसमें से 27 लाख में से 13-14 फर्स्ट उसके माने फेज के, तो ये 74 लाख लोग तो उड़ गए ना। ये तो वोटिंग में है नहीं। अगर इनमें से 20 लाख आप मान लीजिए तो 34 लाख तो इस वाले फेज में भी उड़ गए होंगे ना नाम, 34-40 लाख राजेश। तो इसका नुकसान जो है पूरी तरह से ममता बनर्जी को है, क्योंकि खास तौर पे अगर आप देखेंगे जो उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिणी दिनाजपुर है, और आपका ये जो मुर्शिदाबाद, मालदा, ये तमाम जो टाउन्स हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां भी इसका असर पड़ेगा। और कई सीटों पे बहुत रिशेपिंग हो रही है और वहां कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन मुझे शक है, मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट एन मास जो है वो पूरी तरह से ममता बनर्जी को गया।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो भी देखने की जरूरत है। जी। एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से, भले ही उनके शब्द कुछ कह रहे हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी कुछ बयान कर देती है। तो जब पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई और अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज की तैयारी चल रही है, तो आपको टीएमसी के नेताओं और बीजेपी के नेताओं का जो चेहरा मोहरा है वो देखने में आपको कैसा लग रहा है? कौन कॉन्फिडेंट लग रहा है, कौन थोड़ा सा निराश लग रहा है, जो आपने वहां पे देखा हो? देखिए, उस पर्टिकुलर सीट पे तो बीजेपी के लोगों को उनका उत्साह अलग दिखता है, और शुभेंदु बहुत आत्मविश्वास से, तो शुभेंदु के साथ हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे, उससे बात भी कर रहे थे, इधर उधर घूम भी रहे थे, उसके साथ भी मैंने कोशिश की, क्योंकि आजकल मेन चैनल और यूट्यूब का बड़ा वो रहता है, तो उनको लगा कि भाई यूट्यूबर कैसे ले सकता है, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन फिर भी मेरे उसके साथ बाइटें जो ले सकते थे वो ली। मुझे लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड जो है अपनी एक्टिंग के लिए, अपने थॉट के लिए वो हिंदुस्तान के नेताओं से प्रभावित होता है, तो नेताओं ने वो चीजें सीख ली है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि पहला फेज जो है, जिस तरह की वोटिंग है, वो ये ट्रेंड जो है बीजेपी के हक में जाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बीजेपी यहाँ से जो उसने अभी अंदाज लगाया था कि 93 में से लेके 103 तक के बीच में वो रहेगी, अगर उतना रहती है, क्योंकि खुश तो वो बहुत है, अगर वो लोग होते हैं। जी। आखिरी सवाल धीरेन्द्र, पहले फेज के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि मोमेंटम बीजेपी के साथ है, तो सेकंड फेज के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या दो तरीके का सवाल इसमें मैं दो चीजें जानना चाहूंगा कि एक तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये जनता के अंदर जिस तरीके से बहुत ज्यादा मतदान की जो संभावना है वो दूसरे फेज में भी रहेगी? और क्या बीजेपी अगले 7-8 दिन तक इस जोश को कायम रख पाएगी, या ममता बनर्जी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगी? 6 दिन बहुत होते हैं राजनीति में बदलने के लिए, काफी कुछ। देखिए, मेरा पहले भी मानना था कि ममता बनर्जी जो कुछ नई रणनीति चलाएंगी वो 23 के बाद ही करेंगी, क्योंकि जो नॉर्थ बंगाल है वो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ वो अगर कोई अपना कोई दांव जो सामने लाना चाहती, तो उसमें ये नुकसान हो सकता था कि सेकंड फेज, जो कि ममता का फेज कहा जाता है, बीजेपी को 109 सीटों में से 152 जितने सीटों में से उसको सिर्फ मुश्किल से 5 सीटें मिली थी बीजेपी को 100 सीटों में से। तो उन सीटों के अलावा 9 मिली थी, लेकिन उनमें से 5 रह गई थी, बाकी तमाम सीटें ममता बनर्जी के पास थी। तो वो ऐसी जगह पर अपना दांव खराब नहीं करेंगी जहां बीजेपी को उसकी 77 में से 59 सीटें मिली। तो लिहाजा जो भी लोग हैं उनका अंदाज यही है कि 23 से 29 के बीच में ममता कुछ ऐसा करना चाहेंगी जिससे कि वो, अगर बीजेपी को बढ़त भी मिली है तो उसको यहाँ काटा जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पहले फेज में, क्योंकि अब कल तक बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लोग भी बातें करेंगे, अभी भी सब निकलेंगी बातें, उसके बाद उनके कैलकुलेशंस भी आएंगे, तो हम देखेंगे कि जो उत्तर बंगाल से चलती हुई आंधी है, क्या उसको ममता बनर्जी पहले की तरह अपने साउथ कोलकाता रीजन में या प्रेसिडेंसी या ग्रेटर कोलकाता में या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों के जहन में है 23 से 29 तक ममता बनर्जी कोई ना कोई पत्ता जरूर चलना चाहेंगी, नहीं तो वो ऐसे आसानी से अपने हाथ से सत्ता नहीं जानेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस अपडेट के लिए। मैं जानता हूं कि आज का आपका काफी लंबा दिन है, और आप दर्शकों में बता दूं कि आप धीरेन्द्र की राय और धीरेन्द्र के मेहमान जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, उनको देखने के लिए धीरेन्द्र कुंडीर न्यूज पॉइंट पर जा सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है, आप जाइए और उसको देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। धन्यवाद राजेश, आपका भी और तमाम दर्शकों का, रायसेना रिपोर्ट्स के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।